चलिए, वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव प्रोपोगेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखेंगे कि हवा में ही यानी एयर में अगर वेव फॉर्म हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, इन द एयर की बात हो रही है, यानी किसी दो डायलैक्ट्रिक मीडियम की बात हो रही है। कंडक्टर के लिए हम लोगों ने कल देख लिया था, स्किन डेप्थ वगैरह हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, उसकी चीज़ों को समझ लिया। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है, सपोज दैट हम इस तरीके से एटमॉस्फेयर को बनाए हैं, मान लीजिए ये हमारी कोई अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये हमारा कोई एटमॉस्फेयर है। कई सारी लेयर्स होती हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, और इसके ऊपर हमारा आउटर स्पेस होता है, आउटर स्पेस। तो इस आउटर स्पेस से अगर कोई हमारी वेवफॉर्म आ रही है तो जैसे ही ये पहले लेयर पे ऊपर टकराएगी तो इसका बिहेवियर क्या होगा। ऊपर हमारा एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ और होगी, मान लीजिए 1 है, नीचे हमारी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ और है। तो इन दोनों की एप्सिलॉन वैल्यू अगर डिफर कर रही है तो उस केस में वेव के प्रोपोगेशन में क्या चेंजेस आएगा, कैसे वो सिस्टम हमारा ऑपरेट होगा, आज इसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो इस मीडियम को हम लोग समझने के लिए इस तरीके से पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि एक यहाँ पे हमने लाइन बना दी। ये बाइफर्केशन लाइन है हमारे, इसके एक तरफ हम मीडियम एक ले लेंगे और दूसरी तरफ मीडियम दूसरा ले लेंगे। ये हमने इसको एक मीडियम के डाइवर्जन के हिसाब से दिखा दिया। इसके वन साइड में हमारा पहला मीडियम है और दूसरी साइड में हमारा दूसरा मीडियम है। यहाँ की प्रॉपर्टी में हमारी एप्सिलॉन R1 है, यहाँ की प्रॉपर्टी में एप्सिलॉन R2 है, यहाँ म्यू R2 है, मान लीजिए यहाँ पे म्यू R1 है। यहाँ पर V1 वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पर V2 वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हमारी कोई वेवफॉर्म इस पे आ रही है, मान लीजिए कि कोई वेवफॉर्म EI आ रही है, तो इस वेवफॉर्म जैसे ही इस बाउंड्री पे टकराएगी तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनेंगी। एक कंडीशन तो ये होगी कि कुछ वेवफॉर्म हमारे यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएगी, जिसको हम लोग ER बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड वेव। और कुछ वेवफॉर्म ऐसी होगी जो हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी इस साइड में, इसको हम लोग बोलेंगे ET। तो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, वही चीज़ यहाँ भी होती है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालते हैं अलग अलग। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे EI और HI दोनों लिख देते हैं, यहाँ भी HR लिख देते हैं, यहाँ भी HT लिख देते हैं, यानी H फॉर मैग्नेटिक के लिए हो गया और E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसको E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस विल बी द ER अपॉन EI, ER अपॉन EI। ये जो वैल्यू होगी हमारी eta2 माइनस eta1 अपॉन eta2 प्लस eta1, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब eta2 क्या है? eta2 इज द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इन दिस साइड, और eta1 क्या है? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑन दिस साइड। एक साइड में ये है, एक साइड में ये, सॉरी इधर हमने 2 लिख दिया, इधर 1 होगा, इधर ये 2 होगा। तो अगर दोनों तरफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ये हमारा हो तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आप जानते हैं कि इस इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू होती है म्यू बाई एप्सिलॉन। म्यू को हम लोग लिख सकते हैं म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन, म्यू ज़ीरो म्यू आर, म्यू ज़ीरो म्यू आर बटे सॉरी एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर। इसी तरीके से जब हम इस मीडियम में निकालेंगे तो eta2 बराबर निकलेगा म्यू ज़ीरो, यहाँ पर 1 1 ले लेंगे और यहाँ पर म्यू ज़ीरो म्यू R2 अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन R2।
अंडर रूट म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो को हम लोग ईटा ज़ीरो बोल सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी म्यू R2 बटे एप्सिलॉन R2। और इसी तरीके से ईटा वन में देखेंगे तो ये भी हो जाएगी ईटा ज़ीरो अंडर रूट म्यू R1 बटे एप्सिलॉन R1, ये वैल्यू आ जाएगी। इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यहाँ पर करते हैं। यहाँ से जो हम लोगों ने देखा है वो एप्सिलॉन वन को हम लोगों ने देखा कि ईटा ज़ीरो अंडर रूट म्यू R1 बटे म्यू R2, सॉरी म्यू R1 बटे एप्सिलॉन R1। तो इफ कंसीडर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक material, if consider non magnetic material then mu R1 बराबर mu R2, दोनों ही ये वन कंसीडर किए जाएंगे। हमारी एयर है, डाइलेक्ट्रिक है, कोई मीडियम जो ऊपर है दोनों ही डाइलेक्ट्रिक है, तो वो नॉन मैग्नेटिक होंगे। नॉन मेटेलिक भी हैं, नॉन मैग्नेटिक भी हैं, तो दोनों की वैल्यू को वन कंसीडर कर लीजिए। तो ईटा वन बनेगा ईटा ज़ीरो अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन R1, और ईटा टू बनेगा ईटा ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन R2। यहाँ पे एक डेरिवेशन हो रहा है एक्चुअली में। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो ई के लिए बना वो हमारा बना है ईटा टू माइनस ईटा वन बटे ईटा टू अपॉन प्लस ईटा वन। यहाँ पे दोनों की वैल्यू को रख दें तो ईटा ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन R1 माइनस ईटा ज़ीरो, सॉरी यहाँ टू होगा, ईटा ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन R2 सॉरी R1 अपॉन ईटा ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस ईटा ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन R1। ईटा ज़ीरो कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में निकल के आएगा एप्सिलॉन R1 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन R2। नीचे का जो एलसीएम होगा वो नीचे वाले फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाना है, इस वजह से उसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं एप्सिलॉन R2। तो इसके लिए जो हमारी वैल्यू निकल करके आती है यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये बड़ा हमने सिंपल फार्मूले को यहाँ ड्राइव कर लिया है। इससे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। इसको कुछ लोग शॉर्टकट भी बोलते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट वगैरह नहीं है, ये सिंपल एक डेरिवेशन है। तो ई आर बटे ई आई, ई आर को छोटे से लिख देते हैं, ई आई, इसकी वैल्यू हो गई दिस। इसको या तो अगर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के टर्म में लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखा है डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट के फॉर्म में अगर है तो ये ध्यान रखिए कि ये वैल्यू आएगी। इसमें एक वैल्यू आपको ध्यान देनी है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। जब आप ईटा टू के टर्म में लिखते हैं तो ईटा टू माइनस ईटा वन करते हैं, और जब आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में रखेंगे तो यहाँ देखिए वन आ गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एग्ज़ाम में कि आपको आता है, आप तो ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे आता नहीं है, फिर भी गलत करके चले आते हैं। क्यों गलत करके चले आते हैं? ये माइनस प्लस में गलती होती है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आपने डेरिवेशन पढ़ा है या फार्मूला पढ़ा है तो दिमाग में ये रहेगा कि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेगा तो एप्सिलॉन R1 यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ के फार्मूले में अगर रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ये वन पहले आएगा, टू बाद में आएगा, और अगर हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो टू पहले आएगा, वन बाद में आएगा। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको आपको मार्क कर देते हैं ताकि आप इसको ध्यान दीजिए। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और होता है मैग्नेटिक फील्ड H के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रो H। तो ये होगा HR अपॉन HI
ये होता है माइनस ER/EI, दोनों में माइनस का साइन होता है, यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है और इसकी वैल्यू हो जाती है eta1 माइनस eta2 अपॉन eta1 प्लस eta2। तो अगेन यहाँ भी देखिए वही चेंज आ गया कि जब ये आप ले लेंगे तो यहाँ पर √ε/R2 माइनस √ε/R1 अपॉन √ε/R2 प्लस √ε/R1। इसको भी आपको मार्क कर देते हैं, रेड कलर से दिखा दें थोड़ा ताकि आपको ये याद रहे। ये आपकी वैल्यू इस तरीके से आई। जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ आपकी गलतियों को बता रहे हैं जिससे आप लोग समझ जाइए। ये दो दो नंबर इस तरीके से जब कटते चले जाते हैं तो आखिरी में हम लोग देखते हैं कि हमारे 8-10 नंबर गायब हो गए, 1-2 नंबर नहीं गायब होते हैं। ये छोटी छोटी बातें पता है हमें, यहाँ गलती आप करेंगे, इसलिए जानबूझ करके क्वेश्चन पेपर बनाने वाला यही चीज़ बनाता है कि आप गलती करें, वो नंबर काट लें। तो जहाँ पे गलती की संभावना आपसे हो रही हो उस पॉइंट को जरूर नोट कर लें। इन द सेम वे फिर आता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जैसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वैसे ही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है। इसको T से लिख देते हैं। ये जब E के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 2eta2 अपॉन eta1 प्लस eta2। तो जब इसकी वैल्यू आप लिखेंगे eta की तो ये हो जाएगा eta0 अपॉन ε/R2 अपॉन eta0 अपॉन √ε/R1 प्लस eta0 अपॉन √ε/R2। तो जब इसका एलसीएम अगर आप सॉल्व करेंगे तो eta0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2। eta ε/R2 कैंसिल आउट होगा, ε/R1 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ε/R1 प्लस √ε/R2। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आप फ़र्क को देखिएगा, क्या फ़र्क यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपका ε/R1 है, यहाँ पर eta2 है, इन दोनों के डिफरेंस को समझ लीजिएगा। तो E के लिए निकालेंगे ये होता है, इसी तरीके से टाउ H के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर 2eta1 अपॉन eta1 प्लस eta2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन द सेम वे यहाँ पर ε/R2 आ जाएगा और √ε/R1 प्लस √ε/R2। ये इसके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हो गई। ये यूनिट लेस होती हैं, एक रेशियो है ये, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये क्वांटिटी यूनिट लेस होती है। दोनों के रिलेशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और इसमें जो रिलेशन होता है 1 प्लस रो बराबर ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से 0 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो आज पहले अभी ये जो हम लोगों ने देखा है ये किसी जो इम्पिंज होगी हमारी वेवफॉर्म वो परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनली जो है वो है 90 डिग्री पे हो रही है, उसके लिए है ये। किसी एंगल पे होगा तो एंगल के लिए हम लोग अलग से निकालते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस इस पे कर लिए जाएं, फिर थोड़ा क्वेश्चन से हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। और इसको फार्मूलों को एक जगह हम स्क्रीन आपको दे रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट अगर नहीं ली हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूले आपके सामने हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट H के लिए और E के लिए, दोनों के लिए। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलिए अब क्वेश्चन आपको हम देते हैं और क्वेश्चन को फटाफट आपको करना है। तो क्वेश्चन हमारा है पहला कि फाइंड द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। फाइंड द रिफ्लेक्शन एंड transmission coefficient. Find the reflection and transmission coefficient for an electric wave. For an electric field. किसके लिए निकालनी है? For an electric field in air and incident means होता है गिरना पड़ना। Incident normally between air and dielectric of 4.74 μr बराबर 1, ये आपको बताना है। तो एक तरफ हमारा है एयर, इंसिडेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एंड इंसिडेंट नॉर्मली बिटवीन एयर एंड डाइलेक्ट्रिक। एयर से हमारी वेवफॉर्म इसमें जा रही है, एयर से हमारी वेवफॉर्म इसमें जा रही है, तो आपको इसका बताना है। और इधर है डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन ये दिया हुआ है और यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू है 4.74। एयर आपको पता है, एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसी में आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बताना है। तो करिए, सॉल्व करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए आप लोग। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर हम लोग ई के लिए देखें तो ये होता है 𝜂2 माइनस 𝜂1 अपॉन 𝜂2 प्लस 𝜂1। या अगर हम लोग यहाँ से ये ले लें तो एप्सिलॉन r1 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन r2 बटे एप्सिलॉन r1 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन r2। अब ये दो फार्मूले अगर आपको याद हैं तो ठीक है, इसमें डायरेक्ट यूज़ करिए, अदरवाइज अगर एक याद है तो फिर निकालना पड़ेगा 𝜂2 𝜂1। हम इसके सेकंड वाले फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले वाले के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, दूसरे वाले का 4.74। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 माइनस अंडर रूट 4.74 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 4.74, ये सॉल्व करके कितना आया बता दीजिए। वैल्यू ये माइनस में आएगी जो हमें दिख रही है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बता दीजिए कितना आया। माइनस 0.3705 माइनस 0.3705 37 379 होगा, 05 नहीं होगा। 0.3704 है। 0.370 आ रहा है। यस सर।
0.3704 आ रहा है सर, 0.3704। चलिए ठीक है, माइनस 0.3704। माइनस, तो ये वैल्यू आपकी आ गई रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट के। इन द सेम वे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में आपने देखा था कि अगर हम उसके रेफरेंस में करेंगे तो ईटा 2 है, ईटा 1 प्लस ईटा 2, और इसके रेफरेंस में क्या आएगी, ये 2 इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन R1 अपॉन ईटा 1, ये एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस अंडर रूट 4.74। कितना आ गया ये? 0.629 आएगा। कितना आ गया? 0.629। 0.629। 629। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को निकाल लिया। एच के लिए निकालेंगे तो यही चीज़ उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी।